Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 24th of December 2021, Friday. Inspiration of the day is do the best you can, no one can do more than that. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. RBI extends card tokenization date by 6 more months. A day before yesterday, we have discussed about the new data norm that has been floated by Reserve Bank of India. And into that, we have discussed that January 1 was the starting date for the implementation of these new norms. और उसी न्यू नॉर्म के कंप्लायंस लेकर के मर्चेंट ने, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने, ई कॉमर्स कंपनीज ने आरबीआई से और ज़्यादा टाइम मांगा था नए डेटा नॉर्म को लेकर के कंप्लाइंसेस को लेकर के। हालांकि इनिशियली आरबीआई ने इस एक्सटेंशन से मना कर दिया था, बट एज पर द टुडेज न्यूज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर wiping of the card data on merchant site and applying the tokenization. तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने 6 महीने और दिए हैं मर्चेंट एग्रीगेटर कंपनीज को, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, ई कॉमर्स कंपनीज को, बिकॉज merchant companies and payment aggregator companies has expressed their inability to meet the December 31st deadline। और इसमें हमने कार्ड के टोकनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर फिर से थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें तो जो नई डेटा स्टोरेज पॉलिसी आई हैं, जो नए डेटा नॉर्म्स आरबीआई ने फ्लोट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मर्चेंट साइट या कोई भी पेमेंट कंपनी या पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को स्टोर नहीं करेगा। ओनली द कार्ड प्रोवाइडर और द कार्ड इशूअर कंपनी विल हैव द अथॉरिटी टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ द कार्ड। और उसी को लेकर के आरबीआई ने डायरेक्ट किया था मर्चेंट साइट्स को, पेमेंट कंपनीज को, कि उन्होंने जितना भी डेटा स्टोर किया है वो डेटा वो रिमूव कर दें। और इसके बाद वो कस्टमर को 2 ऑप्शन दे, या तो कस्टमर हर बार डेटा एंटर करके पेमेंट को प्रोसेस करे, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करे। इट मीन्स फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कस्टमर हैज़ टू एंटर देयर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डेटा एवरी टाइम, या फिर टोकनाइजेशन का ऑप्शन कस्टमर को दिया जाए, जिसके तहत कस्टमर अपने कार्ड को टोकनाइज्ड कर ले। इट मीन्स अपने पर्टिकुलर कार्ड को एक रैंडम नंबर के फॉर्म में जनरेट करके सेव कर ले। कार्ड की ओरिजिनल डिटेल्स जो हैं वो किसी भी साइट पर, मर्चेंट साइट पर या पेमेंट एग्रीगेटर की वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर सेव नहीं की जाएंगी। और इसी के लिए जितनी भी कंपनीज हैं, दे वर एक्चुअली रनिंग अगेंस्ट द टाइम इन ऑर्डर टू मीट दिस डेडलाइन ऑफ 31st दिसंबर। और उन्होंने कई बार आरबीआई से रिक्वेस्ट भी करी थी कि हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया जाए। कल के न्यूज़पेपर में भी इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया था कि दिस मर्चेंट कंपनीज और पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज आर एक्चुअली डिमांडिंग फॉर मोर टाइम, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर हसल में अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। और अगर अभी का वैल्यू या ट्रांजैक्शंस का अमाउंट देखें तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो गूगल पे, पेटीएम और अदर पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज के एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा। तो फिलहाल पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट ई कॉमर्स कंपनीज इनकी बात को मानते हुए सेंट्रल बैंक ने कहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर द टाइमलाइन इज बीइंग एक्सटेंडेड अंटिल June 30, and after this or even before this all data card data shall be purge means remove कर देना, हटा देना सिस्टम से या सर्वर से। इसके अलावा आरबीआई ने डायरेक्ट भी किया है कि टोकनाइजेशन के अलावा भी जो मर्चेंट और पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, दे मस्ट डिवाइस एन alternative mechanism for what? For handling recurring e-mandates, equated monthly installments, EMI option, and many other post transaction services that currently involve the storage of card on the file data। तो ऐसी सारी सर्विसेज
चाहे वो पोस्ट ट्रांजैक्शन दी जाती हो या जैसे ईएमआई जाता हो या कोई भी रिकरिंग पेमेंट हो रहे हो, ई मैंडेट हो रहे हो, जिसके लिए कंपनी ने या बैंक ने कस्टमर का कार्ड डेटा स्टोर किया है या जिसके लिए कार्ड डेटा स्टोर करना मैंडेटरी है, वो सारी सर्विसेज के लिए भी आप एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ढूंढिए। अगर टोकनाइजेशन कस्टमर नहीं चाहता तो इसके अलावा व्हाट कुड बी द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर पेइंग फॉर अवेलिंग ऑल दी सर्विसेज लाइक रिकरिंग ई मैंडेट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई ऑप्शंस, जैसे लोन्स की ईएमआई ऑप्शंस होते हैं, मंथली आपके अकाउंट से कटते रहते हैं। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, रिकरिंग सर्विसेज हैं, जो ऑटो डेबिट सर्विसेज हैं, जिनके लिए कार्ड का डेटा यूज़ होता है और जिसके लिए कार्ड की डिटेल सेव की जाती हैं, उनके लिए अब आप ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ढूंढिए, क्योंकि नाउ onwards you are not, you means payment aggregators company, bank, merchant, e-commerce companies, you are not authorized to store the customer data, especially on card data. On March 17, 2020, the central bank had said from June 30, 21, merchant website and payment aggregators should not store any customer card data onwards. और उसके बाद से कंटिन्यूसली एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आरबीआई देती जा रही है। लेट अस सी कब तक ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। और इसी एक्सटेंशन के बीच में ही आरबीआई ने कार्ड ऑफलाइन टोकनाइजेशन, जिसको कॉफ्ट भी बोलते हैं, इसकी सर्विसेज के लिए भी ऑथराइज किया था इन मर्चेंट पेमेंट कंपनीज को। टोकनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली अगर टोकनाइजेशन की बात करें तो इट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ सब्सटीट्यूटिंग सेंसिटिव कार्ड डिटेल्स और कार्ड डेटा विद रैंडम नंबर्स। इट मीन्स you can substitute your card data with the random number, so that random numbers will be known only to you, and companies or payment aggregator companies or merchant can save these random numbers, and in that case they do not need to save these sensitive card details, means what is the CVV of card, what is the number of card, expiry date, ये सब चीज़ें, नेम ऑन द कार्ड, ये सब चीज़ें सेव नहीं करनी पड़ेंगी और नहीं करने का ऑथराइजेशन है इन सारी कंपनीज को। तो मर्चेंट साइड गेट्स दिस रैंडम नंबर सेट ऑफ नंबर्स वाइल प्रोसेसिंग इज डन बाय कार्ड इशूइंग बैंक और कार्ड इशूइंग कंपनी। तो इससे क्या होगा, डेटा की जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जो बात होती है उस पर थोड़ा सा कंप्लायंसेस बढ़ेगा, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। So for smooth transaction, the tokenization deadline has now been extended by RBI again. It has been, I think, extended by third time इसको RBI ने extend किया है on the request of merchant and payment aggregator companies. इसके अलावा बैंक ने उन कंपनीज को डायरेक्ट भी किया है दैट दे शुड ऑल्सो ड्राइव सम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। अगर कस्टमर टोकनाइजेशन नहीं चाहता है तो फिर उसका पेमेंट कैसे होगा? मर्चेंट सेज कस्टमर्स नॉट रजिस्टरिंग फॉर टोकनाइजेशन। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने कहा तो आप ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ढूंढिए कि कस्टमर कैसे उन सर्विसेज को अवेल कर सकता है विदाउट टोकनाइजेशन ऑफ देयर कार्ड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट पिचेस फिक्स्ड एनसीएलटी टाइमलाइंस टू प्लग आईबीसी लीक्स। So in a move to plug gaps in insolvency and bankruptcy code IBC, the Ministry of Corporate Affairs has proposed a robust norm. तो इस न्यूज़ को समझने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आईबीसी क्यों आया था। जब आईबीसी इम्प्लीमेंट किया गया था तो आईबीसी का एक होल सोल पर्पस यही था कि जितनी भी बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्पीड अप किया जाए, कम से कम 180 से 270 दिन के अंदर उनको वाइंड अप किया जाए। इंडिया में डीलेड इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स की वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स थी इंडिया में, उसकी रैंक उस पर्टिकुलर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा लो थी। और इस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से अगर हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग के केस में इंडिया की रैंक इम्प्रूव्ड हुई थी। तो जो होल सोल पर्पस था इस आईबीसी कोड का कि एक एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव मैनर में इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स को क्लोज डाउन किया जाए। और लेकिन जो अगर हम देखें इस पैंडेमिक का टाइम, तो आईबीसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी अब ये देखा जा रहा है कि इनिशियली तो आईबीसी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे केसेस को टाइम लाइन के बेसिस पर वाइंड अप कर दिया, लेकिन अब जो आईबीसी की एफिशिएंसी एफिकेसी है वो रिड्यूस हो रही है। और इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एमसीए ने
कुछ रोबस्ट नॉर्म्स प्रपोज किए हैं फॉर आईबीसी इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रांजैक्शन, wrongful trading and incomplete delay via change to log back period and fixed timeline for the tribunals to reject or approve the plan among other measures. तो अब कुछ ऐसे टेक्निकल हर्डल्स निकल कर आ गए जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल और जो कोर्ट काम कर रही हैं आईबीसी के तहत, अब वो उनमें इनकी प्रोसीडिंग्स में डिले हो रहा है। बहुत सारे रीज़न, जैसे रॉन्गफुल ट्रेडिंग भी हो रही है, लुक बैक पीरियड को मिस यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर इन ऑर्डिनेट डिलेड, फिक्स टाइम लाइन जो है वो ट्रिब्यूनल मतलब नहीं फॉलो कर रही हैं, प्लान्स को अप्रूव करने के लिए ट्रिब्यूनल्स के पास जो राइट्स हैं उसको वो मिसयूज़ कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए एमसीए ने सीधा सीधा ये कहा है कि नाउ इट इज़ अ टाइम टू ब्रिंग सर्टेन रोबस्ट नॉर्म फॉर आईबीसी। सो आईबीसी शुड प्रोवाइड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 30 days for approving or rejecting a resolution plan under section 31। तो सीधा सीधा जो प्रपोज नया नॉर्म्स है जो बेसिकली टाइम लाइन को सेट करने के लिए लाया जा रहा है, उसमें बोला है कि 30 दिन के अंदर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी should provide the adjudicating authority the reason or the ultimate solution whether they are approving or rejecting the resolution plan। कि 30 दिन के अंदर आपको बताना है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के या एनपीए के जो भी कंपनी सिक है उसके रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एज पर सेक्शन 31। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा 30 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई भी डिसीजन नहीं मिलता है रेजोल्यूशन प्लान में, इन दैट केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल रिकॉर्ड द रीज़न इन राइटिंग फॉर द सेम, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस डिले इज हैपनिंग। और इसी तरह के बहुत सारे और चेंजेस भी, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी प्रपोज किए गए हैं आईबीसी के तहत, और गवर्नमेंट ने सिंपली 13 जनवरी तक इस नए ड्राफ्ट को पब्लिक कमेंट के लिए रखा है। गवर्नमेंट का सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो डिले हो रहे हैं आईबीसी में, जो होल सोल पर्पस था आईबीसी का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉरपोरेट डेटर्स हैं और जो अदर इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर गेटिंग डिसइंसेंटिवाइज and there is a erosion of their values। और कई सारे स्टेक होल्डर मिलके इंटेंशनली जो प्रोसेस है एडजुडिकेशन की या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की उसको डीले कर रहे हैं, एंड सच डीले गो अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड द वैल्यू मैक्सिमाइजिंग आउटकम फॉर द स्टेक होल्डर। की टाइम लिमिट में आईबीसी वेल्थ मैक्सिमाइज और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑप्शन लेकर के आएगी, वो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हॉल्ट हो रहा है। और उसी को देखते हुए फिलहाल गवर्नमेंट ने कहा नाउ इट इज़ अ टाइम कि भैया अब इसमें चेंज लाया जाए, बहुत हो गया, यू ऑल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एंड दिस इज द स्टेटस टाइम लाइन ऑफ ऑन गोइंग corporate insolvency resolution process. In short, we call it CIRP. So this is the general process, 73/270 days जो कि मैक्सिमम टाइम लिमिट है। तो 73 केसेस अप्रॉक्सीमेटली 270 का जो दिन का जो टाइम लाइन है उसको क्रॉस कर चुके हैं। 8 केसेस ऐसे हैं जो अभी 90 डेज़ के लेस में सॉल्व हुए हैं, 7 केसेस ऐसे हैं जो 90 डेज़ के ऊपर सॉल्व हुए हैं, 12 केसेस ऐसे हैं जो 180 डेज़ के ऊपर सॉल्व हुए हैं। सो दिस इज़ द स्टेटस, ऑनगोइंग स्टेटस ऑफ द इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड मोड ऑफ क्लोजर, और इनमें किस तरह के डिसीजन हुए हैं। तो ये तो टाइमलाइन के बारे में स्टेटस है, दिस स्टेटस इज अबाउट टाइमलाइन। डिसीजन अगर देखे जाएंगे किस तरह के डिसीजन हुए हैं इन सारे केसेस में, जितने केसेस वाइंड अप किए हैं आईबीसी ने, तो 46 जो केसेस हैं उनमें लिक्विडेशन हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 14 केसेस में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया गया है, 17 केसेस में विदड्रॉ कर लिया है कंपनी ने रेजोल्यूशन या क्रेडिटर्स ने उसके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को, और 23 केसेस ऐसे हैं जहां पर अपील, रिव्यू और वो या तो सेटल हुए, अब इनके अगेंस्ट उन पहले अपील हुई, फिर वो रिव्यू हुआ, फिर फाइनली वो सेटल हो गया। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेटस ऑफ आईबीसी क्लोजर्स एंड टाइमलाइन। तो हम देख सकते हैं लार्ज नंबर 270 का दिन क्रॉस, 270 का जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है, एंड दैट इज़ वाई नाउ देयर इज़ अ चेंज इन आईबीसी कोड ऑल्सो। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10। इक्विटी एमएफ्स मॉप ऑफ ₹46
700 crore through new fund offers in 21. So because of the matured stock market and strong performance by equity schemes in recent time led to equity fund mobilization of 46,752.37 crore through new fund offer NFOs in the current कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। तो इक्विटी स्कीम्स की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से एंड बायोंट स्टॉक मार्केट की वजह से जो इक्विटी फंड्स हैं दे आर एक्चुअली मोबिलाइजिंग द ह्यूज अमाउंट थ्रू एन एफ ओज एंड व्हाट इज दैट ह्यूज अमाउंट 46,700 crore approximately, and this data from value research shows that NFO collection in calendar year 21 was the highest in the decade। पिछले 10 सालों में ये जो कलेक्शन हुआ है इक्विटी फंड के थ्रू दैट इज द हाईएस्ट विथ 13 of 70 equity schemes cornering 75% of the amount raised। जिसमें से अगर देखा जाए 70 स्कीम्स जो इक्विटी स्कीम्स आई हैं 13 स्कीम्स इतनी बड़ी थी कि वो 74% की वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट करती 70% की वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अप्रॉक्सीमेटली into this amount of equity scheme। So ICICI Prudential Flexi Cap Fund, ICICI Prudential Business Cycle were the top two funds into this rally, which has approximately collected 9,808 crore and 4,185 crore respectively through these NFOs। NFOs stands for new fund offers। और अगर बात करें एएमसीज की, एएमसीज स्टैंड्स फॉर असेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने इतना पैसा दिस इक्विटी स्कीम में जो जनरेट किया है वो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स को लॉन्च किया, जैसे कि थीमेटिक, मल्टी कैप, बैंकिंग, फ्लेक्सी कैप एंड इंटरनेशनल फंड, इस तरह के कई सारी कैटेगरीज में इक्विटी फंड्स की स्कीम को लॉन्च किया और इतने अमाउंट का अप्रॉक्सीमेटली इतने अमाउंट का फंड जनरेट किया। मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेज विद इक्विटी मार्केट डूइंग वेल इन्वेस्टर्स हैव बीन लुकिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स मोर। और अगर इंडाइसेस की बात करें तो इन पास्ट ईयर S&P, BSE, सेंसेक्स इंडेक्सेस up approximately 24.58। BSE mid cap index and BSE small cap index was also or have also surged to 48.82% and 66.72%, and because of this performance the equity schemes has led to mobilizing this amount of fund through new fund offers। And this is the graph of collection from equity NFOs in last 10 years as I discussed कि ये जो इस साल का कलेक्शन हुआ है ये पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। हालांकि ये सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में देखें तो ये लीनियर फॉर्म में बढ़ रहा है, बीच बीच में थोड़े फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, बट स्टिल अगर एक लॉन्ग पैटर्न अगर हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो मैक्सिमम डॉट से होकर के जाएगी। तो एक लीनियर फॉर्मेट में हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ये फंड रेजिंग। सो विद न्यू प्लेयर्स कमिंग इन एंड ग्रेटर डिमांड फॉर पैसिव प्रोडक्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स से एनएफओ विल कंटिन्यू टू गार्नर द मनी इवन इन द अपकमिंग कैलेंडर ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23। तो ये जो ट्रेंड है ये आगे आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा एज पर द एक्सपर्ट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज। सेंटर नॉट लाइकली टू गो फॉर एनी ऑफ बजट बोरोइंग दिस ईयर। तो इस बार प्री बजट नेगोशिएशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बजट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, चाहे वो कई सारे सेक्टर की बात ही क्यों ना हो। बेसिकली इस बार जो इंपॉर्टेंट फोकस गवर्नमेंट का है और जो एक्सपर्ट्स का है वो फिजिकल डेफिसिट को लेकर के। एक्सपर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट शुड नॉट गो फॉर शार्प फिजिकल करेक्शन क्योंकि अभी इकोनॉमी में फंड की ज़रूरत है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने चाहिए। जबकि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के बजट को थोड़ा सा यूज़ किया जाए फिजिकल करेक्शन के लिए या फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। तो फिलहाल के लिए यह भी नेगोशिएशन चल रहा है। एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि फिजिकल करेक्शन नहीं करना चाहिए इस बजट में। गवर्नमेंट का मूव अभी क्लियर नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि अगर फिजिकल करेक्शन हो भी तो गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करे इन ऑर्डर टू मिटिगेट इट्स फिजिकल डेफिसिट
at least in a slight manner. So, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in this year budget speech had said she would discontinue extra budgetary resources EBR funding for the फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पिछले अगर इस फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो एफसीआई की वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट देखने को मिला है, इन अ कंटिन्यूड बिड टू क्लीन अप द सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस शीट एंड एंड बिलो द लाइन अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार अपने कुछ ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट इज एक्चुअली अवॉइडिंग द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फंडिंग। तो ईबीआर फंडिंग के लिए या कोई भी ऑफ बजट बोरोइंग के लिए गवर्नमेंट इस साल नहीं जाएगी किसी भी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। एज अ रिजल्ट ईबीआर प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 वॉज 30,000 करोड़ अगेंस्ट द 1.26 ट्रिलियन इन 21। अच्छा, ईबीआर होता क्या है? ईबीआर इज द एक्सपेंडिचर दैट इज अलॉटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम। ऐसी स्कीम जो कि सेंटर गवर्नमेंट रन करती है, रन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉट फाइनेंस थ्रू द सेंटर्स रेवेन्यू और बोरोइंग। सो ईबीआर when expenditure is allotted for schemes run by government agencies but not financed through centers revenue or borrowing, and for financing those types of scheme generally government go for EBR। स्टेट अगर गवर्नमेंट इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की अगर कोई स्कीम रन करती है तो स्टेट ओन एंटिटी रेज दिस अमाउंट ईदर थ्रू लोन्स फ्रॉम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड और बॉन्ड्स दैट गारंटीड बाय सेंटर। सो दिस मीन ईबीआर are not counted as a part of center's expenditure and hence don't reflect into the fiscal deficit number। इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि they will try not to go for any sort of EBR or off budget borrowing for this particular financial year। So we kept a provision of approximately 30,000 crore, 30,000 crore for what? 30,000 crore this year because there was certain scheme that had a practice of budget borrowing and there was certain commitment or committed loan by NABARD and other development organization। तो उसके लिए 30,000 का एक प्रोविजन करने का प्रोविजन रखा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिससे क्या हो कि इंटरप्शन ना हो उन सेंटर एजेंसीज रन जो स्कीम्स हैं, जैसे एफसीआई कौन सी स्कीम रन कर रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो एफसीआई फूड सिक्योरिटी को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट इज़ वाई एफसीआई को जो भी फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट जनरली ईबीआर पर जाती है। इस बार गवर्नमेंट ने कहा दे विल नॉट गो फॉर ईबीआर, उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर दी है जिससे कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो इंटरप्ट ना हो। सो वी केप्ट द प्रोविजन एज सेफ्टी वॉल्व इन केस इट वॉज नेसेसरी बट एक्चुअली इट वॉज नॉट बीन यूज सेड बाय द टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो फॉर दिस ईयर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड फॉर नॉट गोइंग एनी शॉर्ट ऑफ बजटिंग बोरोइंग्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोविशील्ड थर्ड जैब वर्क्स अगेंस्ट द ओमिक्रॉन ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर कोविशील्ड की थर्ड जैब दी जाती है, थर्ड जैब सिमिलर कॉम्पोजिशन थर्ड जैब दी जाती है, दैट विल वर्क एज अ बूस्टर डोज अगेंस्ट न्यू वायरस ओमिक्रॉन और न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस दैट इज ओमिक्रॉन। बूस्टर डोज को लेकर के और एडिशनल डोज को लेकर के एक ग्लोबल कॉल आ रही है कम्युनिटी में। अब हर कंट्री में ये डिमांड उठ रही है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द बूस्टर और एडिशनल डोज, और हमने डिस्कस भी किया था कि मॉडर्ना ने अपनी बूस्टर और एडिशनल डोज डेवलप कर ली है। कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिक्स करके भी एक बूस्टर डोज दी जा सकती है। हालांकि अलग अलग कंपनीज जो जिन्होंने कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी, कोविड कैंडिडेट्स, वो अपने अपने क्लेम्स दे रहे हैं। यस, बट द क्लेम शुड बी बेस्ड ऑन डेटा। तो एज पर द वन स्टडी डन बाई ऑक्सफोर्ड क्योंकि उन्होंने कोविशील्ड डेवलप करी है, उनके अकॉर्डिंग कोविशील्ड की जो थर्ड जैब है दैट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ओमिक्रॉन, द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस ओमिक्रॉन, एंड दैट विल वर्क एज अ बूस्टर डोज। So AstraZeneca Oxford COVID-19 vaccine significantly boosts the antibody level against the Omicron variant of coronavirus, claimed the British drug major। So let us see what is the data all about। क्योंकि बूस्टर डोज के लिए भी अप्रूवल की प्रोसेस पूरी वैसे ही होगी जैसे कि पहले की दोनों डोजेस के लिए हुई थी। तो देखना है गवर्नमेंट इस पर, इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। हालांकि गवर्नमेंट का अभी इस पर्टिकुलर बूस्टर और एडिशनल डोज पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू
नहीं आया है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बी अलर्ट एंड सेफ पीएम टू स्टेट्स ऑन ओमिक्रॉन थ्रेट्स। जिस तरह से इंडिया में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इवन इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करी थी जहां पर उन्हें बोला गया था कि हाई अलर्ट पर रहिए, सेफ रहिए और जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन थर्सडे ऑन द स्टेटस ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन, द preparedness of health system said the country need to be satark and savdhan in the light of new variant and assured that the government is alert and sees of the evolving scenario। और स्पीड अप करने को भी बोला है। अगर ओमिक्रॉन को देखा जाए तो 200 से ज़्यादा के केसेस इंडिया में आ चुके हैं। इवन डेल्टा वेरिएंट के भी जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट, सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही हाई अलर्ट पे हैं। अगर वैक्सीनेशन की रेस देखा जाए तो वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा, सबसे इन टर्म्स ऑफ कि परसेंटेज एलिजिबल पॉपुलेशन कितनों को सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगी है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो गुजरात जो है वो टॉप पोजीशन पर है। गुजरात में 92.4% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश दैट इज 88.3 एंड दिल्ली। तो गुजरात, एमपी और दिल्ली आर द टॉप 3 स्टेट्स जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में हो चुका है। इट इज़ मोर देन 75%। गुजरात, एमपी, दिल्ली, Kerala and Karnataka are touching this particular level of more than 75% immunization of their total eligible population. National average कितना चल रहा है? 60%। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल एवरेज की बात करी जाए, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करी जाए तो इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है वो इम्यूनाइज हो चुकी है। अगर लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करी जाए तो लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार आते हैं। पंजाब में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है दैट इज 39.7% का ही वैक्सीनेशन हुआ है एलिजिबल पॉपुलेशन का, दैट इज कवर्ड विद द सेकेंड डोज। जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं दैट इज टॉकिंग अबाउट द फुल इम्यूनाइजेशन, फुल वैक्सीनेशन, इट मीन्स जिनको सेकेंड डोज भी लग चुकी है। तो पंजाब इज ऑन द लीस्ट और लोवेस्ट पोजिशन, और उससे पहले झारखंड, देन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो इसको लेकर भी अब स्टेट जो हैं वो अलर्ट पे हैं, दे आर स्पीडिंग अप देयर वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डे, फंड रेजिंग वाया आईपीओ एट रिकॉर्ड rupees 1.19 trillion in 21. So 63 companies raised approximately 1.19 trillion through IPOs through their initial public offers for the calendar year 21, a record for any year। तो अभी तक इतना अमाउंट किसी भी ईयर में रेज नहीं किया गया है थ्रू IPOs। This is nearly 4.5 times the amount raised through IPOs in financial year 20। तो फाइनेंशियल ईयर 20 में 15 IPO आए थे, उसके कंपैरिजन में 4.5 गुना ज़्यादा अमाउंट इस कैलेंडर ईयर में रेज किया गया है। स्टूडेंट, अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो चाहे वो IPO हो, चाहे वो इक्विटी स्कीम्स हो, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग हो, अगर आप देखें तो बहुत सारे फंडिंग के जो सोर्सेज हैं उन्होंने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में रिकॉर्ड जनरेट किया है, रिकॉर्ड टच किया है पिछले डिकेड्स के कंपैरिजन में या पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक में की वजह से कंपनीज की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो फंड के लिए कंपनीज ने जितने भी मोड थे वो एक्सप्लोर किए। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमें IPO के केस में देखने को मिल रहा है। अभी इससे पहले की न्यूज़ में हमने इक्विटी स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस किया, म्यूचुअल फंड की, और कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल ने भी रिकॉर्ड फंड जो है वो इन्वेस्ट किया है इंडिया में। तो अगर IPO को तो देखें तो ओवरऑल पब्लिक इक्विटी फंड raising that include the qualified institutional placements, follow-up offering as well as the infrastructure investment trust, real estate investment trust stood approximately 2.02 trillion, that is the higher than the previous year high। previous year कितना था? It was 1.76 trillion। तो
सारे ही केसेस में एज पर द प्राइम डेटा आईपीओ और जितने भी अदर फंड रेजिंग सोर्सेज हैं, पब्लिक इक्विटी फंड रेजिंग, सब में रिकॉर्ड हाई जनरेट हुआ है इस बार के कैलेंडर ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। आईपीओ फ्रॉम न्यू एज लॉस मेकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, स्ट्रॉन्ग रिटेल पार्टिसिपेशन एंड ह्यूज लिस्टिंग गेन्स वर द की ड्राइवर्स दैट फ्यूल दिस आईपीओ फॉर दिस ईयर। डेफिनेटली आईपीओ पैंडेमिक तो रहा ही, इसके अलावा जो फिनटेक कंपनीज थी, एडटेक कंपनीज थी, वो भी इस पर्टिकुलर रेस में बहुत आगे रही फंड रेस करने के लिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें अपने लिक्विडिटी को, फंड को मोबिलाइज करना था, फंड अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी थी, तो फंड रेजिंग के लिए जाना था। दैट इज वाई दिस टाइम आईपीओ, इक्विटी स्कीम, पीवीसी ऑल हैव रिकॉर्डेड द highest number since last few years, and this is the amount mop up in IPO in terms of crore, and we can see the graph की दो पिछले 10 सालों का ग्राफ है, 2011 से लेकर के 2021 तक का डेटा है। 2021 से पहले यही सेम ट्रेंड हमें कब देखने को मिला था, 2017 में भी एक अच्छे खासा अमाउंट का आईपीओ आया था, उसके बाद नंबर डिक्रीज होता चला गया, लेकिन यस अगर आप पिछले 2 सालों को से देखें तो ये फिर से नंबर इंक्रीज हो रहा है। नाउ कंपनीज, स्पेशली स्टार्टअप्स कंपनीज, आर प्रेफरिंग IPO फॉर रेजिंग द फंड. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.